शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं, काफी आगे तक निकल चुके हैं। हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा ब्लड के बारे में, हमने देखा प्लाज्मा के बारे में, हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड की क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है ना, लिम्फ के बारे में देखा हमने के। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप पर बात किया, और ये भी देखा हमने कि ह्यूमन हार्ट किस तरह का होता है। और अभी हम ह्यूमन हार्ट के केवल वॉल तक पहुंचे थे। याद है ना आपको कि पिछली क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट की केवल वॉल तक बात की थी। लेकिन आज क्लास शुरू होने के पहले आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर करने पड़ेंगे। आज मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपसे करूंगा ताकि आपको चीजें रिकॉल हो सके, और सारे बच्चे आंसर करें। सारे कमांडोज जो है वो सच्चे कमांडो सारे के सारे आंसर करेंगे। आपको बताना है बेटा नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन टाइप, ठीक है ना। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, 4 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, ठीक है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसका नाम भी बताना है। 3 तो लिखे हुए हैं एनसीईआरटी ऑलरेडी, चौथा भी बेटा इंपॉर्टेंट के। तो प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप 4 तरह के होते हैं, उनके नाम बताइए और उनके फंक्शन बताइए। नाम बताइए और फंक्शन बताइए के। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है बेटा कि ग्रेनुलोसाइट और एंड ए ग्रेनुलोसाइट, इनके नाम बताइए और इनके फंक्शन बताइए। शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है बेटा, मैं समझ जाऊंगा। शॉर्ट में लिखेंगे आपके इनके नाम, यानी ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट के नाम बताइए और फंक्शन बताइए। क्लियर? ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको बताना है बेटा आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आरबीसी फॉर्मेशन या ब्लड के बनने की, हम बोलेंगे ब्लड फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको हम, या आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाम बताइए। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस का क्या साइंटिफिक नेम है, क्या बोलते हैं उसको हम? ठीक है बेटा, है कंफ्यूज मत करना के। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये दोनों के साइंटिफिक नाम बताइए जो हम यूज करते हैं लेक्चर में बेटा। ठीक है ना? क्लियर? ठीक। फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है फैक्टर 1, फैक्टर 1, फैक्टर 8, फैक्टर 10, ये क्या है कोगुलेशन कैस्केड में, यानी ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन कैस्केड में फैक्टर 1 क्या होता है, फैक्टर 8 क्या होता है और फैक्टर 10 क्या होता है, ये आप बतलाएंगे। ठीक है ना? आज मैंने ज्यादा क्वेश्चन किए बेटा, कि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यदि हम पिछली चीजों को भूलते हुए आगे बढ़ेंगे तो पढ़ने का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कि आप में से कई बच्चों को लगता था थोड़ा तेज कर दो, थोड़ा तेज कर दो। भाई देखो, ऐसा है कि आपको और तेज चाहिए तो प्लीज मुझे छोड़ के जाइए, कहीं और जाइए। कारण यह है कि मेरा फोकस है आपको समझाने पर, कि आप एक बार सुन ले, समझ ले, और कभी एग्जाम में गलती करके ना आए बेटा। ठीक है ना? ठीक है। हम बेटा देखो क्या होता है कि कोई चीज को निपटाने से काम नहीं बनता, उसको एक्सीलेंस के लेवल पे करने से काम बनता है। क्लियर? चलिए, है ना। अब हम जो है वो पिछली क्लास का थोड़ा सा हम यहां पर रिकॉल करते हैं। मैंने आपसे कहा था, एनिमेशन दिखाया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की। साइनसेस क्या होते हैं, ऑस्टिया क्या होता है हार्ट के अंदर, हमने पिछली क्लास में ये ऑलरेडी देखा हुआ है बेटा। के याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में, ध्यान से बात सुना, को एमसीक्यू है, एग्जाम का एमसीक्यू है, के एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा जो हीमोलिम्फ, जो हम कहते हैं, हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जो ब्लड होता है उसको, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में, ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई अंतर नहीं होता है, एक समान ही होता है। ठीक है? क्लियर? क्योंकि
एक कॉमन कैविटी में ब्लड को छोड़ दिया जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई अंतर नहीं होता है, वो सब एक ही मीडियम होता है। ठीक है, क्लियर। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है क्लोज लूप के अंदर बहता है बेटा, देखा हुआ हमने, देखिए एरो को ध्यान से के। और ये क्या है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मोर इफेक्टिव होता है। इसमें ब्लड अलग होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग होगा और लिम्फ अलग होगा, ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, है ना बेटा। ठीक है, क्लियर। फिर हमने हार्ट के बारे में बात किया था, हमने कहा था फिशेस के अंदर जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि जो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो बेसिकली वो इंप्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वीनस ब्लड होता है, इसको हार्ट पंप करता है, वो गिल्स तक पहुंचता है, फिर ऑक्सीजन मिलती है, फिर गिल्स से वो बॉडी में जाता है। जबकि एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में क्या होता है बेटा, मिक्स ब्लड है ना, हार्ट ब्लड पंप करता है तो मिक्स ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, क्योंकि कारण ये कि इनमें जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें क्या होता है, 2 ऑरिकल, राइट ऑरिकल एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और क्या होता है, एक वेंट्रिकल होता है इसमें के। और 4 चैम्बर हार्ट जो है किस रेप्टाइल्स के अंदर, किस रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के अंदर होता है। सभी बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सभी मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है के। 4 चैम्बर हार्ट में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम काम करते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं उसको आप। ठीक है, क्लियर। 4 चैम्बर हार्ट में क्या है बेटा, हमने कहा चैम्बर 4 कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में के। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होता है और लंग्स से ब्लड इकट्ठा होकर कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। तो ये हो गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हार्ट का जो राइट साइड है बेसिकली वो वीनस ब्लड से डील कर रहा होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो जो है एट्रियल ब्लड, बेसिकली हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो डील कर रहा होता है। तो राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से जो वीनस ब्लड इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में आया, वहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया। तो ये हो गया बेटा, हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये जो है वो लंग्स के अंदर भेजा हमने इस ब्लड को के। फिर क्या हुआ कि लंग्स में ब्लड गया, वहां से ऑक्सीजनेशन हुआ उसका, और वहां से ब्लड लौट के कहां है, लेफ्ट एट्रियम में आया। तो राइट वेंट्रिकल से लेकर, ध्यान से समझें, राइट वेंट्रिकल से शुरू किया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को आपने लंग्स में भेज दिया, वहां से जो है ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। तो ये जो सर्किट बना, यानी लंग्स, यानी हार्ट से ब्लड लंग्स की ओर और लंग्स से ब्लड फिर से हार्ट की ओर, ये है पल्मोनरी सर्किट। ये क्या है बेटा, ये है पल्मोनरी सर्किट। और फिर हार्ट ने ब्लड को पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर वापस हार्ट को आया, कहां आया, राइट ऑरिकल में आया। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक जो सर्किट बना हुआ है वो क्या है, वो सिस्टमिक सर्किट है बेटा, है ना, जो बॉडी को सप्लाई कर रहा है। एक बार हम डिटेल में भी देखेंगे इसको। चलिए, हार्ट के एनिमेशन को भी देखा था पिछली बार, हमने कहा था हार्ट किस तरह का होता है। देखिए, अब आपको इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने का मन कर रहा है इसमें कि सर ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ रहे हैं अंदर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ उभार निकले हुए हैं, कुछ बंधा सा हुआ है, मस्कुलर थ्रेड जैसा, ये सब क्या है, ये सब, और वॉल्व किस तरह के होते हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। अभी हमने हार्ट की वॉल के बारे में बात किया था, मैंने आपसे कहा था बेटा कि इपिकार्डियम क्या होता है, याद है आपको इपिकार्डियम क्या होता है, ठीक है, मायोकार्डियम क्या होता है, ठीक है, फिर एंडोकार्डियम क्या चीज होती है, इस पर बात किया हमने। पेरिकार्डियम किस तरह का होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम क्या होता है, कि विसरल पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है, इस सब पर बात किया हमने ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, है ना, हमने क्या देखा, हमने कहा कि हार्ट जो बकायदा ये जो लेयर निकाल रहे हैं क्या बेटा, ये हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये निकाल रहे हैं हम जैसे बेसिकली विसरल पेरिकार्डियम को निकाल रहे हैं। अब अंदर हार्ट का हमें क्या दिखाई पड़ता है, विसरल पेरिकार्डियम जो होती है ना, वही जो है इपिकार्डियम कहलाती है, और उसके अंदर फिर कार्डियक मसल्स है, मायोकार्डियम है। ठीक है बेटा, है ना। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में जो है दिल में छेद का मतलब क्या होता है, पेटेंट फोरामेन ओवल क्या होता है, फोरामेन ओवल का क्या सिग्निफिकेंस होता है फीटस अवस्था में, के यूस्टेशन वॉल्व क्या होता है, ये सब चीजों पर हमने पिछली क्लास में बात किया था या नहीं किया था। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगा होगा सर बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी, पर बेटा बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, ऑल इंडिया पीएमटी के पूछा गया है। मेरा पर्पस ये है कि जो भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा पिछले 10 सालों के अंदर, हमने जो भी एग्जाम में आया हुआ है तो हमको बनना चाहिए। कारण ये कि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो ऐसे ही देखता है, वो पिछले सालों के पेपर का रेफरेंस देके ही पेपर बनाता है। हमें एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना बेटा, है ना। हो सकता है कि जो पेपर है वो पूरा 100% एनसीईआरटी पर बेस्ड आए, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि ये भी हो सकता है कि 80% पेपर एनसीईआरटी पर बेस्ड आए, 20% का पेपर जो है वो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ड्राइव होकर आए। कुछ नहीं वो कह सकते हम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा
हर सिचुएशन के लिए, ठीक है, क्लियर। देखिए अब हार्ट से, अब हार्ट में क्या होता है, देखो बेटा, अब सिंपल सी बात है कि एक बात कभी दिमाग में मैं आपको बताया भी था पहले कभी, और पता नहीं आपके दिमाग में है या नहीं, मैंने आपसे कहा था बेटा कि वॉल्व क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्व, के वॉल्व इज ए पाथवे, एक रास्ता होता है वॉल्व जिसको केवल एक दिशा में काम करता है, यानी एक ऐसा गेट होता है जो एक दिशा में ही खुलता है, के मतलब इसमें रिवर्स फ्लो का, यानी वॉल्व प्रिवेंट्स रिवर्स फ्लो, के ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट्स रिवर्स फ्लोट के, ये विपरीत प्रवाह को रोकते हैं इनके, इसलिए वॉल्व। याद है स्फिंक्टर के बारे में अलग बात कही थी, मैंने कहा था स्फिंक्टर जो है वो वॉल्व नहीं होते हैं, स्फिंक्टर में दोनों दिशाओं में मूवमेंट हो सकता है, कि वॉल्व में जैसे इलियोसिकल वॉल्व पढ़ा था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में, के वॉल्व हमेशा एक दिशा में ही फ्लो है, वॉल्व इस तरीके से बना होता है, वॉल्व इस प्रकार से बने होते हैं कि रिवर्स फ्लो इज नॉट पॉसिबल, एक बार एक चीज बाहर निकल गई तो रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता है, ये वॉल्व की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हार्ट में भी वॉल्व होते हैं, के भाई एक बार राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में गया तो लौटना नहीं चाहिए वापस, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, हार्ट तो वही ऐसे ही पंप करता रह जाएगा, ब्लड वही घूमता रहेगा उठ के, यानी ब्लड को बाहर निकालना है मतलब वॉल्व रखना पड़ेगा हमें के। तो वॉल्व जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो, ठीक है, ठीक। अब ये वॉल्व कहां होते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, ठीक है, एरोटा में होगा, ठीक है, फिर वीना केवा में होगा। तो किस तरह के होते हैं इन पर भी हम बात करेंगे आगे बेटा, ठीक है, क्लियर। देखो एक हार्ट का बड़ा सिंपल सा हमने एक इमेज लिया, हमने कहा 4 चेंबर हार्ट है, इसमें राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमको वॉल्व भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, मिट्रल वॉल्व क्या होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान दीजिए कि केवल ध्यान से देखिए आप कि हार्ट में जैसे मैंने कहा कि ये वीना केवा है, वीनस ब्लड को लेके आया, कहां लेके आया, राइट एट्रियम में लेके आया, राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, लंग्स में गया, वहां से इकट्ठा होकर कहां आया बेटा, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहां से बॉडी में गया, ठीक है। इट्स ए ब्यूटीफुल पंपिंग सिस्टम, ठीक है, इन अवर बॉडी। चलिए तो वेंट्रिकल पर फोकस करते हैं यहां पे हमके द राइट एंड लेफ्ट वेंट। अब देखो ऑरिकल के बारे में हम पहले पिछली क्लास में बात कर चुके हैं बेटा, कि हमने कहा था कि राइट एट्रियम इज स्लाइडली बिगर देन दी लेफ्ट एट्रियम, याद है ना, ठीक है। द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर डिमार्केटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम के बारे में बात किया मैंने, कहा था इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, याद है ना, सेप्टा के बारे में बात किया था हमने, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर डिमार्केटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, इंटर मतलब दो के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच में जो पट्टी या सेप्टा प्रेजेंट है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एट के, विच इज ऑब्लिकली कर्व टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ थोड़ा सा कर्व ऐसा होता है कि राइट की तरफ थोड़ा सा कर्व होता है कि, सो दैट द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन द राइट वन, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल राइट की तुलना में थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है कि जो सेप्टा होता है वो, देखो अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आई बात हमको, अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपसे इमेज ये 4 चेंबर है, ठीक है ना, बराबर बना दे मान लो के। अभी हमने क्या कहा, हमारा हार्ट के साथ चारों चेंबर बराबर नहीं होते हैं, जो एट्रियम होता है, जो हमारा जो ऑरिकल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दी वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। अब मैंने कहा ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के। अब लेफ्ट जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें जो सेप्टम है, ये क्या है, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, ये इस तरह का होता है, इसमें ये इसमें इस तरह का होता है। क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा बताओ, फर्क इसलिए पड़ा कि हमने कहा ये कि थोड़ा सा ऑब्लिकली कर्व होता है राइट की तरफ, इससे फर्क ये पड़ा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया, देखना, अरे सिंपल सी बात यार, है ना, साइज बढ़ गया। However, the cavity of left ventricle is relatively smaller. अब उसके बावजूद अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, साइज बढ़ गया और आप बोल रहे हो कैविटी छोटी है इसकी, क्योंकि भैया यहां पर जो मसल्स है ना पूरी बॉडी में है ना, ब्लड को पूरी ताकत से पंप कर रहा है पूरी बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना बहुत मोटी होती है एज कंपेयर टू दी राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है मस्कुलर है स्ट्रांग होती है, और आप जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे हार्ट को अपने हाथ में लेकर देखेंगे आप, यू कैन फील इट कि कितना फर्क है दोनों में, ठीक है। वो एकदम पतली होती है, मतलब राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वेंट्रिकल काफी थिक होता है, ठीक है। However, the cavity of left ventricle is relatively smaller and nearly circular because of the myocardium of left ventricle is 3 times thicker, ठीक है। myocardium left ventricle का जो होता है वो 3 गुना मोटा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका कैविटी साइज छोटा हो जाता है, और
द राइट वेंट्रिकल का कैविटी साइज बड़ा होता है और जिस जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्रिसेंट्रिक या छोटी है ना, मतलब आप समझ लीजिए क्रिसेंट्रिक का मतलब क्या है, चांद के समान दिखने वाली। देखो ये क्रिसेंट्रिक हो गया ना, ये देखो शेप, ये इसकी कैविटी होगी क्रिसेंट्रिक शेप में, है ना। और ये कैसी होगी बेटा, ये सर्कुलर कैविटी हो गई है ना, ठीक है। तो जो है अब क्या पॉइंट, क्या कंक्लूजन निकाले यहां पे इस बात से हम, देखो कंक्लूजन ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को, पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना है, बहुत ताकत से पंप करना पड़ेगा, तभी तो पूरे सिस्टम में ब्लड घूम पाएगा। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगाने का सिंपल फंडा ये है कि वॉल्यूम की उस ब्लड को अंदर लो और पूरी ताकत से प्रेस कर दो। तो उसके लिए क्या क्या, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, यदि मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज उतना ही होता, राइट वेंट्रिकल बराबर होता है, तो ब्लड कम अंदर आ पाता, तो ब्लड थोड़ा प्रॉपर मात्रा में आ सके और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलर लेयर है वो भी मोटी हो सके, मायोकार्डियम। तो इसलिए थोड़ा सा राइट तरफ वो शिफ्ट कर गया, तो राइट वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया। लेकिन साइज बढ़ने के बावजूद कैविटी का साइज छोटा इसलिए ताकि फोर्सफुली ब्लड को वो बाहर थ्रो कर सके वो, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से ना, देखते हो ध्यान से, देखो ध्यान, क्या देख रहे हो आप फोकस कीजिए केवल। अब ये आपको कहां फोकस करना है बेटा, आपको फोकस करना है कि जो मायोकार्डियम हम देख रहे हैं, ये लेफ्ट के हम क्या देख रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम का मायोकार्डियम, लेफ्ट एट्रियम का मायोकार्डियम दिखाई पड़ रहा है, और ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये दिस इज दी कैविटी, ये दिस इज दी कैविटी जहां से ब्लड को पंप कर रहे हैं। ये वॉल्व है ऊपर, बाइकस्पिड वॉल्व है, वॉल्व पर हम बाद में आएंगे हम, ठीक है ना, ये वॉल्व। तो अभी क्या है, देखो आप देख रहे हो ना कितना स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है ब्लड को बाहर थ्रो करने के लिए, ठीक है, क्लियर। देखिए आप यदि इसके अंदर हमने क्या किया, जूम करके अंदर जाके देखा इसको हमने हमने जो है वो इसको मैग्नीफाई करके देखा अंदर इसमें, तो क्या दिखाई पड़ा हमें, इस प्रकार से मस्कुलर लेयर दिखाई पड़ी। और ये जो है ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा जो है वो फोर्सफुली प्रेस करेगा ब्लड को बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान से बात सुनिएगा, अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉलमनी कॉर्नी और ट्रेबिकुलर कॉर्नी, ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना, बकायदा। और ऐसा ही कुछ आपने देखा था कहां, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में देखा था। क्या कहा था हमने, पैक्टिनेट मसल्स, याद है आपको, मस्कुलाई पैक्टिनेटा, मस्कुलाई पैक्टिनेटा, पैक्टिनेट मसल्स देखा था या नहीं देखा था, हमने देखा था पिछली क्लास में ना, ठीक है। चलिए, और ये मत सोचिए ये सिलेबस में है बेटा, ये सब आपको पता होना चाहिए, हार्ट का ही हिस्सा है, ठीक है, वॉल के अंदर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी छिपा हुआ है, ठीक। The walls of the ventricles are internally, अब देखो वेंट्रिकल की वॉल अंदर से उभरी हुई होती है, उसमें ए नंबर ऑफ थिक मस्कुलर कॉलम शेप प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड, इसमें बड़ी संख्या में जो है वो मस्कुलर कॉलम शेप प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम कॉलम कॉर्नी या ट्रेबिकुलर कॉर्नी कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो कॉलम कॉर्नी या ट्रेबिकुलर कॉर्नी का संबंध किससे होता है, ये इसका संबंध होता है वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट से, ठीक है। एंड A few large muscular elevation called papillary muscles और musculi papillary, तीन। अब आपने गौर किया है, आपको मैंने हार्ट का वर्किंग एनिमेशन दिखाया था, ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं यहां पे, चलो हम बैक जाते हैं ना, हम बैक जाते हैं, कहां की बात कर रहे हैं हम, ये देखो गौर से, ठीक है, हाँ गौर से देखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये तो फंक्शनल वर्किंग हार्ट का ही एनिमेशन है बेटा ये, ठीक है, एक्चुअल हार्ट का, वर्किंग हार्ट का एनिमेशन बनाया गया है, ठीक है। तो क्या क्या है ना, ये वीडियो को जीआईएफ में कन्वर्ट किया गया, रियल वीडियो को, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये आपको बताओ इस तरह की इमेजेस किससे मिल जाती है, इसके आजकल जो है वो एमआरआई है, हाई जो है वो एमआरआई है, बेहतर हाई कंट्रास्ट जो सिटी स्कैन है, उनसे हमको इस तरह की इमेजेस मिल जाती हैं आजकल, ठीक है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पर कि हमें दिखाई पड़ रही है, ये हमको देखो यहां पे 3 1 2 3 1 and 2 दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो वापस लौट के आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, हम क्या बात कर रहे थे, क्या लिखा, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल जो है अंदर से रेज होती है, उसमें कई बड़ी संख्या में उसमें जो है वो मस्कुलर कॉलम प्रोजेक्शन दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम कॉलमनी कॉर्नी या ट्रेबिकुलर कॉर्नी कहते हैं। फिर फ्यू लार्ज मस्कुलर एलिवेशन, कुछ लार्ज, याद है ना, उठे हुए उभरे हुए दिखाई पड़े, लार्ज मस्कुलर एलिवेशन दिखाई पड़ते हैं, पेपिलरी मसल कहते हैं या मस्कुलाई पेपिलरी कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल में 3 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 होते हैं, ठीक। और
These muscles act as anchor for the chordae tendoni के ये अब chordae tendoni कहते हैं धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वॉल्व से जुड़े होते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वॉल्व उलट जाए, भाई वॉल्व भी तो कोई स्ट्रक्चर है ना, तो वॉल्व को मजबूती प्रदान करने के लिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है के, और यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर ये वॉल्व प्रेजेंट है के, ठीक है, ये वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैंने कहा वॉल्व कैसा होता है, इसमें इनके बीच में जो वॉल्व होता है वो बेसिकली 3 फ्लैप वाला वॉल्व होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहां पे 3 फ्लैप का वॉल्व होता है, राइट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 फ्लैप का है ना ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब देखो बेटा, ऐसा ना हो कि राइट वेंट्रिकल ने पूरी ताकत से ब्लड को पंप किया और गलती से क्या होगी तो वॉल्व कमजोर पड़ जाए, वॉल्व कमजोर पड़ के उलट जाए वॉल्व बाहर की ओर। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो वॉल्व ही नहीं है, वॉल्व तो एक दिशा में फ्लो करता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, हमने जो है वो हार्ट का जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना, उसमें क्या हुआ, उसमें जो है वो कुछ थ्रेड निकले, इसके थ्रेड ने इनको पकड़ लिया, वॉल्व को पकड़ लिया, और ये थ्रेड जुड़े हुए हैं किससे, एक मस्कुलर पिलर से जुड़े हुए हैं, एक मस्कुलर पिलर से ये जुड़े हुए ताकि वॉल्व पलट ना जाए। आप बोलोगे फिर सर समझ में नहीं आया, अब देखो एनिमेशन शायद पीछे दे गया, हाँ देखते हैं हम इसमें, चलो दिखाता हूं, ठीक है, वापस वहीं पहुंचते ना उसी एनिमेशन पे हम लोग के, इसको आगे रखना भूल गया एनिमेशन को मैं, जी देखो, हाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, देखिए इसको ना, है ना, हम देखें चालू कर दिया इसको हमने, हम क्या देख रहे हैं बेटा, देखो ये वॉल्व, ये है ना वॉल्व, ये है ना वॉल्व बेटा, तो कहीं पलट जाए, उल्टा ना पलट जाए, तो उसको पकड़ने के लिए आप देख रहे हैं ना, थ्रेड निकले हुए हैं, बकायदा पकड़े हुए हैं इसको, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ठीक है, तो चलिए हमने क्या हमने, अब देखो समझो बात को, एक तो यहां पर वर्ड सामने आया हमारे ट्रेविकुलर कॉर्नी के, कॉलमनी कॉर्नी या ट्रेविकुलर कॉर्नी वर्ड सामने आया। दूसरा वर्ड सामने आया पेपलरी मसल्स और मस्कुलाई पेपलर, ठीक है, ठीक, 3 होती है राइट वेंट्रिकल में, 2 होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में के, और इन पर जुड़ी होती है कॉर्डी टेंडनी, और ये कॉर्डी टेंडनी क्या होती है बेटा, ये होते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग, बड़ी संख्या में स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक थ्रेड के समान टेंडन होते हैं जो मैमिलियन हार्ट में देखने मिलते हैं हमको, ठीक है, तो कॉर्डी टेंडनी हमको मैमिलियन हार्ट के अंदर देखने मिलता है, स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक थ्रेड लाइक टेंडन होते हैं ये, ठीक है ना, क्लियर। टेंडन प्रकृति है, इतना मजबूत होते हैं कि ये आसानी से ये रप्चर या टूटते नहीं है ये, ठीक है। देखो हमें जो मस्कुलर कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, ठीक है, जो मस्कुलर कॉलम, क्या कहा हमने वर्ड यूज किया, हमने देखो ध्यान से के, हमने कहा ट्रेविकुलर कॉर्नी, ट्रेविकुलर कॉर्नी क्या है, ट्रेविकुलर कॉर्नी, देखो इसमें ट्रेविकुलर कॉर्नी किसकी बात कर रहे हैं हम, इन कॉलम की बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है, ट्रेविकुलर कॉर्नी है ना बेटा, मस्कुलर कॉलम, ये मजबूती से हार्ट को पंप करने के लिए बने होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से ना, आप देख रहे हैं डिसेक्शन के दौरान रियल एक्चुअल हार्ट देख रहे हैं आपके, आप देखिए ना कि आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको समझ में आएगा, देखिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल जो है मस्कुलर जो इसका हमेशा कह सकते हैं ना बेटा कि जो इसका मस्कुलर जो है थिकनेस देखिए आप, है ना, ठीक है। फिर देखो आप जो थ्रेड जो धागे बोल रहा हूं मैं, टेंडन बोल रहा हूं, जो टेंडन में कह रहा हूं आपसे कि किस तरह के टेंडन दिखाई पड़ते, गौर से देखिएगा, ये देखिए ये टेंडन देखिए, ये देखिए, है ना, ठीक है, टेंडन वॉल्व से जुड़े होते हैं, ठीक है, देखिए ना, पेपलरी मसल्स को देखिए ध्यान से, तो पेपलरी मसल होती क्या है बेटा ये के, देखो ट्रेविकुलर कॉर्नी दिखाई पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। फिर हम क्या देखें, एंटर पेपलरी मसल, सेप्टल पेपलरी मसल, देख रहे हैं आप, ये पेपलरी मसल दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये बेटा अब एग्जामिनर इतना पूछेगा ये होता कहां है, बस आपको इतना ही बताना होगा, डिटेल में जाने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं एनसीईआरटी, अब आपको लगेगा कैसा वाकई में सर एनसीईआरटी में मेंशन है, तो देखो कैसे लिखा है एनसीईआरटी में इसके बारे में, सुनते हैं ध्यान से। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। क्या लिखा उसने कहा कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसके दोनों चेंबर, मतलब राइट साइड क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो उनके बीच में जो है वो क्या होता है कि यहां पर जो सेप्टा होते हैं उनमें हमको जो है वो ओपनिंग देखने मिलती है, ठीक है, ओपनिंग, और उसी ओपनिंग में वॉल्व होता है बेटा, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प,
जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है, मतलब हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में ओपनिंग जो होती है राइट साइड में, उसमें आपको जो वॉल्व मिलेगा उसमें 3 हिस्से होते हैं उसके। कैसा होता है वॉल्व? ऊपर से वॉल्व देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा हमें। वो वॉल्व में 3 फ्लैप होते हैं, एक फ्लैप ये हो गया, दूसरा फ्लैप ये हो गया, और ये वॉल्व ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं आप ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जबकि मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व हमको कहां देखने मिलता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको कैसा देखने मिलता है? हमको यहां पर इस तरह का वॉल्व जो है वो देखने मिलता है। इस तरह का वॉल्व हमको यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। तो एग्जाम में अक्सर क्या आता है बेटा? मिट्रल वॉल्व के नाम से पूछा जाता है। ठीक, तो बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? तो मतलब यह है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में कुल जो है वो 2 वॉल्व हैं। एक राइट साइड है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो है लेफ्ट साइड होता है क्या बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व। के ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं, जबकि बाइकस्पिड वॉल्व में जो है वो 2 फ्लैप होते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो ध्यान से, क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, एंड ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, है ना बेटा? ठीक है, आपको पता है कि देयर आर फ्यू डॉक्टर्स, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कि हार्ट के वॉल्व के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे डॉक्टर जो कार्डियक वॉल्वुलर डिजीज के सुपर स्पेशलिस्ट। अब आप लोग, ये क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो क्या होता है, एमबीबीएस किया आपने, जनरल फिजिशियन बनेंगे आप। एमडी किया आपने, मेडिसिन के डॉक्टर बन गए आपके, मतलब अच्छे कोटि के, अच्छे इमरजेंसी भी डील कर पाएंगे आप। फिर आपने डीएम कार्डियोलॉजी किया, आपने डीएम कार्डियो थोरेसिक सर्जरी किया आपने, या कार्डियोलॉजी में डीएम किया आपने। फिर आपने क्या किया? आपने फिर फेलोशिप किया आपने। किसी ने, कोई क्या करता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फेलोशिप करता है। अब वो केवल हार्ट के एसए नोड से जो इंपल्स जनरेट हो रही है उसका इलाज करने में एक्सपर्ट होता है। वो मुंबई में 2-3 डॉक्टर ऐसे जो कार्डियक इरिथमिया, कार्डियक रिदम जो होता है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर ऐसे जो केवल हार्ट के वॉल्व का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। वो दूसरा काम नहीं करते, वही करते हैं। स्पेशलाइजेशन हमेशा जो होता है वो रेयर होता है और बड़ा हाई स्किल्ड काम होता है वो। ठीक है, चलिए तो देखो क्या देख रहे हैं यहां पे हमने आपसे कहा कि वॉल्व जो होते हैं बेटा, देखिए वॉल्व, गौर से वॉल्व देखिए, मिट्रल वॉल्व देखिए। तो मिट्रल वॉल्व कहां होता है बेटा? हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? हार्ट के राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है ना? ठीक, वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व ओपन, जैसे ही जो है एट्रियम ब्लड को पंप करेगा तो वॉल्व एक दिशा में खुलते हैं। वॉल्व ऑलवेज प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक तरफ दिशा में ही फ्लो को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जब एट्रियम पंप करेगा तो वॉल्व ओपन होंगे। ठीक है, और जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो वॉल्व जो है वो क्लोज आएंगे और उससे बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। और ऐसा इसलिए होता है कि वॉल्व का जो हमने क्या वर्ड यूज किया? हमने कस्प वर्ड यूज किया। हमने एक वर्ड यूज किया, हमने यहां पे क्या वर्ड यूज किया? हमने एक वर्ड यूज किया है कस्प। ठीक है, एक याद करो, हमने वॉल्व को क्या बोला? कस्प। हमने कहा ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये कस्प क्या चीज है? कस्प का मतलब बेटा कप, ऐसा कप के समान स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है वॉल्व, इस तरह का है। मान लो बाइकस्पिड वॉल्व की बात करें, इस तरह का वॉल्व है ये। ठीक है ना? जब ऊपर से ब्लड आया, एट्रियम से ब्लड आया, तो वॉल्व ऐसा हो गया, ये ब्लड का फ्लो नीचे हो गया। ठीक है, जब क्या हुआ बेटा? जब क्या हुआ बेटा? अब ये तो हमने क्या किया, इस तरह का हो गया वॉल्व। ठीक है, अब हम इसको अपोजिट है, हमने कहा जब वेंट्रिकल पंप किया तो अब क्या होगा? अब वॉल्व में यहां पे वॉल्व में अब क्या होगा बेटा? वॉल्व में इस जगह पर प्रेशर लगेगा क्योंकि अंदर फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है, अंदर ब्लड प्रेजेंट है ना। अब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ये कस्प के समान ऐसा उभरा हुआ है बात, तो क्या करेगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये इसमें अंदर ब्लड भागे ना, तो ऐसे क्लोज हो गया ये। और यहां पे ये टेंडन जुड़े हुए हैं इसके, उसको उलटने नहीं दे रहे, इसको उलट नहीं सकता है इसके।
तो अब क्या बैक फ्लो रुक गया है, नहीं वो कस्प जो है वो आप सोचिए ना, इमेजिन करते ना इसको हम कि बिल्कुल गुब्बारे के समान है, नहीं ऊपर से फ्लो आएगा तो ये नीचे तरफ हो जाएगा तो जगह मिल जाएगी, लेकिन नीचे से फ्लो जाएगा तो ये हिस्सा भराएगा तो ये ऊपर तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ये क्लोज कर देगा। ऐसे वॉल्व ये काम करता है। ठीक है बेटा, क्लियर? देखिए, है ना, देख रहे हैं आप, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और इसके अलावा बेटा पल्मोनरी वॉल्व कहां होगा? पल्मोनरी जो हमने कहा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा तो वहां पल्मोनरी वॉल्व देखने मिलेगा। एरोटिक वॉल्व कहां देखने मिलेगा? जब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एरोटा में पंप करेगा वहां पे एरोटिक वॉल्व देखने मिलेगा। ये भी बैकफ्लो को रोकते हैं बेटा। क्लियर? जब हम बोलते हैं वॉल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट, हम कहते हैं हार्ट का वॉल्वुलर डिजीज, तो हम कौन से वॉल्व, हम यही इन्हीं वॉल्व है ना, मोस्ट ऑफ द डिजीज जो होती है, बीमारी की कंडीशन होती है, इन्हीं होती है। आपको बता दूं मैं, एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, नॉर्मल गला खराब होता है ना, कई बार नॉर्मल गला खराब होता है, कई बार क्या होता है, कई बार जो है स्ट्रेप्टोकोकस का है ना, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन आता है। कई बार गला खराब हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हो गया, और उससे क्या होता है, उससे कई बार जो है कुछ ऐसे केमिकल, ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो हार्ट के वॉल्व को डैमेज कर सकते हैं, जो उन प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं और वो एंटीबॉडी हार्ट के वॉल्व को पर भी अटैक करते हैं वो। तो ऐसी कई बार क्या होता है, कई बार जो है नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी वॉल्वुलर डिजीज हो जाती हैं। हम इस पर जब डिजीज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब इस पर हम बात भी करेंगे बेटा। ठीक है ना, याद रखो ये सब क्या अवेयरनेस है ना, जो पढ़ रहे हो ना आप, ये कोर्स का हिस्सा तो है ही, नीट में फोड़ के भी हमको आना है, लेकिन दिस इज द अवेयरनेस कि हमको बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम 11-12 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो हमें कम से कम कितना जानकारी हमको होना चाहिए, वो जरूरी है बेटा। ठीक, क्योंकि हम जो है वो कुछ और काम करने नहीं जा रहे हैं, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है, और ये शुरुआती चीजें हैं, ये इतना चीजें आपको बेसिक्स पता आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, वॉल्व को हम देख रहे हैं मैग्नीफाई करके। ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 कस्प दिखाई पड़ रहे हैं, बाइकस्पिड वॉल्व में 2 कस्प दिखाई पड़ रहे हैं मिट्रल वॉल्व के अंदर के। एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व में भी 3-3 कस्प होते हैं बेटा, याद रखिएगा इसमें के, है ना। ठीक है, याद रखना आपको। एक सिंपल सा डायग्राम है जो आपको बता रहा है बेटा किस तरीके से वॉल्व जो हमको देखने मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? आप एनसीईआरटी में क्या लिखा है? द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कहां खुलता है? पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां खुलता है? एरोटा में खुलता है। यहां भी वॉल्व होते हैं, इन्हें हम सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी दोनों को मिला के देखो बेटा, आप समझना बात करके, जो सेमी लूनर वॉल्व हैं ये 2 तरह के हैं, एक है पल्मोनरी वॉल्व है और दूसरा क्या है? दूसरा एरोटिक वॉल्व है। ठीक है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक दिशा में ब्लड को फ्लो करने देते हैं, फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के, यानी रिवर्स फ्लो नहीं होता के। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये वॉल्व कोई भी बैकवर्ड फ्लो को वो रोकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो एनसीईआरटी में उन्होंने ये बताया हुआ साफ साफ कि भी वॉल्व जो है वो रिवर्स फ्लो को रोकते हैं वो। क्लियर? सेमी लूनर वॉल्व कहां होता है बताओ? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में होता है, ताकि वेंट्रिकल से अब ब्लड उनमें पंप हो तो ब्लड लौट के वहां वापस ना आ जाए। ठीक है ना बेटा, वो उसे रोकने के लिए होता है। मिट्रल वाल्व कहां होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर? अब मान लो कभी ऐसा हो, कोई कंडीशन ऐसी बन गई कि वॉल्व का ब्लड रिवर्स फ्लो कर रहा है, भाई बीमारी है, बीमारी में तो कुछ अद्भुत ही घटता है, अलग चीजें घटती हैं उसमें, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं उसके लिए? वर्ड यूज करते हैं हम रीगर्जिटेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि बोला है कि रिवर्स फ्लो नहीं होता है तो इफ इट हैपेंस, तो व्हाट इज द क्लिनिकल कंडीशन, यानी उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं कि इफ देयर इज वीकनिंग ऑफ पेपिलरी मसल, यदि पेपिलरी मसल कमजोर हो जाए, ब्रेकिंग ऑफ कॉर्डी टेंडनी टूट जाए,
तो एवी वॉल्व जो होते हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व होते हैं, मतलब कौन से वॉल्व? एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व कौन से? जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्व बोलेंगे। कौन से? ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो उनमें क्या होगा? उनमें जो है वो ऑरिकल की तरह वो उल्टे हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो टेंडन जो पकड़ा हुआ था वो टूट गया टेंडन। अब देखो टूट गया है तो उल्टा उलट सकते हैं उठ के, तो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं रीगर्जिटेशन। इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन के ये यहां पर डॉक्टर को फिर वॉल्व को फिक्स करना पड़ता है, वॉल्व की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। कभी कभी वॉल्व जो है वो नैरो आते हैं, वॉल्व में कैल्शियम जमा हो गया, कोई प्रोटीन क्या रिएक्शन वहां पे हो गया, तो वॉल्व जो है वो नैरो हो जाते हैं, तो वहां पे गैप कम बचता है, तो उसके कारण भी अब क्या होता है, वॉल्व कंप्लीट क्लोज जो है, वॉल्व जो है वो नैरो हो गया, और नैरो वॉल्व होने से क्या वॉल्व थोड़ा छोटा हो गया, तो कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो भी रीगर्जिटेशन देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? तब भी हमें रीगर्जिटेशन देखने मिलता है यहां पे। ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं? पैपिलरी मसल वीक हो जाए, कॉर्डी टेंडन टूट जाए, ठीक है, वॉल्व नैरो हो जाए, तो उसके कारण रिवर्स फ्लो वॉल्व से हो सकता है, और उसके लिए हम रीगर्जिटेशन वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन आपको पता है कैसे पता लगाते हैं इसका डॉक्टर लोग? आजकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपका 2D इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, बड़ा काम। 2D इकोकार्डियोग्राफी, जो कि आप समझ लीजिए एक प्रकार से सोनोग्राफी ऑफ हार्ट है। एक प्रकार से समझ सकते हैं आप कि ये सोनोग्राफी का एडवांस रूप है, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी से अच्छे से मालूम चल जाता है कि हार्ट का इजेक्शन इफेक्शन रेशियो कितना है, कितना हार्ट जो है ब्लड को अंदर लेता है, कितना ब्लड बाहर पंप कर पाता है, और वॉल्व की कंडीशन क्या है ये मालूम चल जाता है। ठीक है, क्या टेस्ट होता है इसका पता लगाना है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शॉर्ट वर्ड इसका है 2D इको। ठीक है, 2D इको करवा लीजिए, मालूम चल जाएगा कि इसको पूरा इसका नाम है 2D इकोकार्डियोग्राफी के। ठीक है ना? और ये कौन करता है? ये कार्डियक फिजिशियन जो होते हैं, डीएम कार्डियोलॉजी करते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे जो एमडी मेडिसिन है, जिन्होंने कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग ले रखा है, वो भी जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखो रीगर्जिटेशन में क्या हुआ, ब्लड वापस लौटा है। अब देखो ये जो कॉर्डी टेंडन ही कहां है बेटा, देखो ध्यान से, अब देखो आपको समझ आए, देख रहे हैं मैंने एरो लगाया, कॉर्डी टेंडन कैसे पकड़ा है ये, यदि टूट जाएगा ये तो वॉल्व उल्टा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा उल्टा बेटा वॉल्व, है ना? ठीक है, देखो पैपिलरी मसल्स को देखो आप, दिख रहे हैं ना आपको, ब्यूटीफुल इमेज के। और हार्ट यार ये तो समझ में आना चाहिए ना, इतनी बातें करते हैं दिल के बारे में, और दिल के बारे में पढ़ने में डरते हैं, कैसे काम चलेगा भाई, है ना? देखो है ना, मिट्रल वॉल्व रीगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के, स्टेनोसिस का मतलब है वॉल्व नैरो हो गया है, स्टेनोसिस वॉल्व जो है वो नैरो हो गया, नैरो वॉल्व के को कंडीशन बोलते हैं स्टेनोसिस। क्या यानी रीगर्जिटेशन मतलब रिवर्स फ्लो हो गया ब्लड का, और स्टेनोसिस का मतलब हो गया वॉल्व नैरो हो जाता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर? तो इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल जब भी ब्लड पंप करेगा तो ब्लड एरोटा में जाने की बजाय, या जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाने की बजाय, ब्लड क्या होगा, वापस एट्रियम में जाने लगेगा। मेडिकल कंडीशन होगी, ब्लड प्रॉपर पंप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में वॉल्व की रिपेयरिंग करनी पड़ती है, और बड़ा कठिन काम है ना। जो डॉक्टर ये सब काम करते हैं ना, वो बड़े हाई स्किल डॉक्टर होते हैं। वो कभी मतलब मेरा तो खैर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कई लोगों से मिलता हूं, मैं तो फिजिशियन हूं, मैं तो सर्जन नहीं हूं। ठीक है, लेकिन जो इस तरह की सर्जरी करते हैं, जो हार्ट का वॉल्व ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, वॉल्व का रिपेयरिंग करते हैं, कि वो डॉक्टर डिफरेंट ही लेवल पे होते हैं। मैं आपको शायद कभी बताया हूं कि नहीं बताया हूं कि एक बार क्या होता है कि एक मैकेनिक होता है, वो उसकी दुकान होती है, डॉक्टर साहब अपनी जो है वो अपनी उनकी कार होती है, उस कार को जो है वो लेके पहुंचते, कुछ कार में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो कार बंद पड़ गई होती है, कुछ प्रॉब्लम कार में हो रही होती है, वो मैकेनिक के पास लेके आते हैं। मैकेनिक उस कार को देखता है और कार को बंद करता है, और कोई पुर्जा खोलता है, उसको साफ करता है, और उसको लगा के कार को ठीक करता है, और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे मालूम है आप हार्ट के सर्जन हो, हाँ मेरा हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे अटैच्ड हूँ। फिर वो मैकेनिक कहता है कि आपको पता है मैंने क्या ठीक किया है आपकी कार में? क्या ठीक किया है? मैंने आपकी कार का हार्ट ठीक किया है। जो भी मैंने आपके इंजन में से निकाल के ठीक करके जोड़ा है उसमें मैंने, वो एक प्रकार से कार का हार्ट है, और मैंने ठीक कर दिया, और केवल आपसे जो है 2000 रुपए लिए। और जबकि आप जो है एक आदमी के हार्ट का रिपेयरिंग करते हो तो आप 5 लाख रुपए का बिल बांटते हो, 10 लाख रुपए का बिल बन जाता है आपका। ऐसा क्यों करते हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, अब क्या उत्तर दे इस आदमी को। उनने गाड़ी में बैठे कार को स्टार्ट किया और बोले चल अब ठीक करके दिखा, चल अब ठीक करके दिखा।
कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर साहब ने कार को स्टार्ट किया, बोला कार बंद नहीं पड़ना चाहिए, कार बंद नहीं पड़ना चाहिए, स्टार्ट कार में तू इसका इंजन का वो भाग निकाल, सुधार और उसको ठीक करके दिखा मेरे को। अब मैकेनिक ने अपना सर पकड़ लिया, बोला भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, गाड़ी तो बंद करनी पड़ेगी। तो बोलते भैया इंसान की बॉडी को बंद नहीं कर सकते हम, तो जो रिस्क हम उठाते हैं, जिस तरह का हम जो है वहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो हार्ट लंग मशीन पे शिफ्ट करते हैं, जो हम वहां पर जो है आईसीयू में जिस प्रकार का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जितना बड़ा टीम वहां काम करता है, जितना जिस तरह का वहां पे जो है आप सोचिए एक बड़े हॉस्पिटल में जहां पे कार्डियक सर्जरी चलती है, उसका केवल और केवल सैनिटाइजेशन का खर्चा जो होता है उसका, जहां पर पूरा ऑपरेशन थिएटर हर मरीज के बाद जो है पूरा क्लीन करना पड़ता है, एक सिंगल जर्म का स्कोप ना हो वहां पे वो कंडीशन आनी पड़ती है, उसका खर्चा जो है वो हजारों रुपए का होता है पर डे का। वॉल जो बनती है वो डिफरेंट तरह की वॉल होती है ताकि बैक्टीरिया ना स्टिक कर सके उस पर। हमको लगता है कि सिंपल सा निकाल के ठीक कर दिया, कोई हलवाई की दुकान थोड़ी है, मतलब कहने का मतलब बुरा नहीं मानना, हर प्रोफेशन की मैं इज्जत करता हूं, पर वो थोड़ी ना कि कोई हलवा बना दिया यहां पे जाकर कि मैं ठीक है 4 चीज जोड़ी बन गया हलवा। ये तो डिफरेंट ही चीज है यार, काम ही डिफरेंट है। यदि कुछ गलती हो गई तो अभी बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनका तो नियर एंड डियर वन चला जाएगा, 4 बातें आपको भी सुननी पड़ेंगी, बदनामी होगी सो अलग कि डॉक्टर साहब ने देखो ठीक नहीं कर पाए इसको, प्रेशर अलग होता है। किसी के क्या लगता है आपको, डॉक्टर सेंसिटिव, डॉक्टर बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी की जान यदि चली गई ना ऑपरेशन, वो कई दिनों तक उनको याद रहता है वो व्यक्ति कि ऐसा हो गया था उस समय, थोड़ा जल्दी आता तो मैं बचा लेता उसको। ये सच्चाई है कि आप बोलोगे कैसे मालूम आपको, अरे मैं डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर की कम्युनिटी में उठता बैठता हूँ, सुनता हूँ उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स यार, इसके लिए स्किल चाहिए, हुनर चाहिए। वो जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंटर किया कि चलो मैं हार्ट का वॉल्व ठीक करके आ रहा हूं, आप समझ लो क्या कॉन्फिडेंस, बंदे का कॉन्फिडेंस क्या होगा कि अभी मैं खोलूंगा, हार्ट निकालूंगा, वॉल्व को ठीक करूंगा और लगा दूंगा और उसको जिंदा रखूंगा, ठीक कर दूंगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा उसका। एक अलग ही लेवल पे, एक गोली मारने में कुछ सेकंड लग सकते हैं, लेकिन उस गोली को निकालकर मरीज को बचाने में कई दिन लगते हैं। बहुत स्किल्ड काम है, बहुत स्किल्ड काम है। इसलिए बेटा जब पढ़ने बैठते हो तो ये मत सोचा करो कि क्या हो रहा है, ये सोचो कि आप एक महान डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी ऐसी मेजर ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से जुड़ी होती है, मतलब हार्ट से, अब देखो क्या है, हार्ट से क्या, अब हार्ट तक क्या आया और क्या गया ये तो पता होना चाहिए भाई। हार्ट में कौन सा वेसल आके जुड़ रहा है, कौन सा वेसल हार्ट से बाहर निकल रहा है, कौन ब्लड लेके अंदर आया, कौन ब्लड लेके बाहर गया, तो ये तो हमको पता। तो ये दिस इज वन ऑफ दी पॉसिबल एमसीक्यू कि वन कैन आस्क कि भाई कौन सा वेसल हार्ट में ब्लड लेके आए थे, कौन कौन से नाम बताओ, कौन से बाहर लेके गए थे, हार्ट को ब्लड कौन पंप कर रहा होता है, हार्ट को ब्लड कहां से मिलता है। तो दीज आर दी स्मॉल क्वेश्चन जो पता होना चाहिए हमको। ठीक है, चलो देखते हैं मेजर ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद द हार्ट। ठीक है, कौन से होते हैं। अब देखो क्या देख रहे हो आप, इन्फीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा के मतलब क्या है बेटा। वीना केवा, वीना केवा क्या होते हैं, बड़े जो वीन्स के मिलने पर बड़ी वीन बनती है जो हार्ट के तक ब्लड को पहुंचाती है, वो है वीना केवा के। तो वीना केवा जो बॉडी के निचले हिस्से से लेकर आए, इन्फीरियर वीना केवा ऊपर से लेकर आ रहा है, वो सुपीरियर वीना केवा है। तो वीना केवा राइट एट्रियम में जाकर खुलती है, कहां पे, तो मैंने क्या कहा आपसे, वीना केवा हो गया एक तो, ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा। ठीक है, फिर क्या इसके अलावा, राइट वेंट्रिकल से क्या बाहर निकला, राइट वेंट्रिकल से बाहर निकला पल्मोनरी आर्टरी, कहां गया, लंग्स में गया। वीना केवा टू हार्ट के, हमने कहा ये हार्ट की तरफ आया, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। ठीक है, फिर हार्ट तक और क्या आया, अब हार्ट तक जो है मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे अब लंग्स से जो है वो लंग्स से जो सप्लाई कहां आई, लेफ्ट एट्रियम तक आया, वो क्या आया, पल्मोनरी वीन टू हार्ट तक आया। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला, एरोटा। ठीक है, टू बॉडी। ठीक है, ये तो 4 चीजें तो हमको पता है। इसके अलावा देयर मे बी सम आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे उसको हम। ठीक है बेटा, है ना, हार्ट का ब्लड लेके आइए, कोरोनरी वीन होगा वो, है ना। ठीक है, चलिए
एक एक करके देखते हैं हम, है ना। ठीक है, सुपीरियर, अब देखो बेटा है ना, आप केवल नाम ध्यान रखिएगा और सुन लो अच्छे से, शॉर्ट में लिख लेना इसको। सुपीरियर वीना केवा को प्री केवल भी कहते हैं हम, सुपीरियर वीना केवा को हम प्री केवल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे अपर बॉडी पोर्शन से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, हेड से, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो है वो ब्लड को लेकर आती है और राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में उसको छोड़ती है। ठीक है, इंफीरियर वीना केवा, इसको हम पोस्ट केवल भी कहते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सिजन ब्लड को हमारी मिडिल और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है और राइट ऑरिकल में छोड़ती है। मतलब वीना केवा वीनस ब्लड को, डीऑक्सिजन ब्लड को लाकर कहां छोड़ती है वो, राइट ऑरिकल में छोड़ती है, राइट एट्रियम में छोड़ती है उसको वो। ठीक है, फिर कोरोनरी साइनस, अब ये क्या होता है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, एनसीईआरटी मेंशन नहीं है। रिटर्न्स डीऑक्सिजन ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल इनटू दी राइट ऑरिकल के, हार्ट की वॉल्व से, ध्यान से, कोरोनरी साइनस क्या, हार्ट की वॉल से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसको राइट ऑरिकल में छोड़ने वाला जो ओपनिंग है उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। के याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में आया था, समझ ही नहीं था क्या पूछ लिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं लेना चाहिए कि क्या पूछ लिया उन्होंने। ठीक है ना, कोरोनरी साइनस क्या होता है, ये हार्ट की वॉल्व से जो डीऑक्सिजन ब्लड है उसको राइट ऑरिकल में छोड़ने वाली ओपनिंग होती है। पल्मोनरी वीन क्या है मालूम है, पल्मोनरी वीन अब संख्या में कितनी होती है ये भी याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी वीन जो निकलती है बेटा वो संख्या में 4 होती है, देयर आर 4 पल्मोनरी वीन, 2 हर एक लंग तक पहुंचती है, 2 फ्रॉम ईच लंग, कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू दी 4 ओपनिंग के। याद रखिए, जो लेफ्ट एट्रियम में जो पल्मोनरी वीन होती है वो संख्या में 4 होती है और 2 हर एक लंग से निकलती है और वो लेफ्ट एट्रियम में आकर वो ओपन होती है। के पल्मोनरी एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी की बात करें हम तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल के अपर लेफ्ट कॉर्नर से निकलता है और एक सिंगल ओपनिंग जो है वो आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के, राइट वाली राइट लंग को जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग को जाती है बेटा। ठीक है ना, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो पल्मोनरी एरोटा है वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल के अपर कॉर्नर से निकलता है और आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक राइट लंग की ओर जाता है और एक लेफ्ट लंग की ओर जाता है। क्लियर, अभी तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, है ना। सिस्टमिक एरोटा की बात करें हम, सिस्टमिक एरोटा अराइजेस फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर राइट कॉर्नर से निकलता है के और एक बड़ी ओपनिंग होती है और आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है ना, यानी जो एरोटा है आगे जाके वो 3 ब्रांच में बढ़ जाता है, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। जब हम जो है वो जो ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, आगे हमको ब्लड वेसल्स भी देखना है बेटा, तब हम इस पर बात एक बार करेंगे। अभी समझ लो अच्छे से कि एरोटा जो है आगे जाके 3 हिस्सों में बढ़ता है, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड द डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है लंग्स को छोड़कर। लंग्स को ब्लड कहां से आता है, पल्मोनरी आर्टरी से आता है। ठीक है, क्लियर। फिर अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पता हमको होना चाहिए, कुछ ऐसे टर्म है और आपको बता दूं ये टर्म मैं आपको बता रहा हूं ये ऑलरेडी एम्स के अंदर, पहले एम्स के एग्जाम में आ चुके हैं, ऑल इंडिया पीएमटी में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं बेटा। ठीक है, जिपमर में ये आ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रैंडम कोई चीज है बेटा, ये एग्जाम में पूछी गई चीज है, पता है। लिगामेंटम आर्टेरियोसस कहां होता है, क्या चीज है, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या है, पीडीए क्या चीज है। ये बड़े कॉमन टर्म है और इस पर आपको एमसीक्यू बुक के अंदर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है, अब देखो क्या मतलब इसका। फीटल लाइफ में याद है ना आपको, फीटल लाइफ में क्या होता है, लंग्स जो है, फीटल लाइफ में जो लंग्स होते हैं ना वो फंक्शनल नहीं होते हैं। यदि किसी को पता लगाना है कि अब क्या होता है कि किसी को पता लगाना है कि एक छोटे बच्चे की डेथ, छोटे बच्चे की न्यू बॉर्न में भी बच्चे की डेथ जो है वो जन्म के पहले हुई है या जन्म के बाद हुई है, सुनना बात ध्यान से। पता लगाना है कि एक छोटे बेबी की डेथ जो है वो जन्म के पहले हुई है या जन्म के बाद हुई है, तो आपको सिर्फ इतना करना होता है, आपको लंग्स का एनालिसिस करना होता है, आपको उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एनालिसिस करना होता है ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम। मालूम चलता है यदि जो है एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर यदि एयर भरा हुआ है, मतलब बच्चे ने जन्म लेने के बाद सांस लिया होगा और सांस लिया होगा तभी हवा उसके लंग्स के ट्रैक के अंदर गया है, इसलिए उसकी मृत्यु जन्म के बाद हुई होगी। यदि वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है वहां पर आपको एयर के ट्रेसेस नहीं मिलते, एयर नहीं मिलता, ट्रैप्ड एयर वहां नहीं मिलता है, मतलब बच्चा जन्म के पहले बच्चा मर चुका होगा। ठीक है, ये फैक्ट है,
क्योंकि लंग्स जो है तब तक वो है, लंग्स गुब्बारे कहने हैं, लंग्स को जब तक हवा नहीं मिलेगी लंग्स एकदम फूलते नहीं उठ के। लंग्स जो है वो एयर आएगा तभी ओपन होते हैं। वो यदि लंग ओपन नहीं है मतलब एयर नहीं अंदर आया था, मतलब बच्चे की डेथ जो है वो गर्भ अवस्था में ही हो चुकी थी। ये सब कहाँ बताते हैं? ये सब बताते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। मेडिकल कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, जहां पर डेथ, क्राइम, उन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, आप कैसे मेडिकल डिटेक्टिव बन सकते हैं, वो सब पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते थे लिगामेंटम आर्टरोसस ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान। बिकॉज द लंग्स आर नॉन फंक्शनल, लंग्स काम नहीं करते हैं, इसलिए ब्लड जो पल्मोनरी एरोटा होता है बेटा, उसका ब्लड जो है वो कम्स इनटू ब्लड ऑफ पल्मोनरी एरोटा कम्स इनटू द सिस्टमिक एरोटा। अब मतलब जो पल्मोनरी एरोटा का जो ब्लड होता है उसको सीधा जो है लंग्स तक नहीं बचते, क्योंकि वहां पे प्यूरिफाई हो ही नहीं सकता कि लंग्स को केवल उतना ब्लड जाता है कि वो सर्वाइव कर जाए, लंग्स की सेल जीवित रहे, अदरवाइज लंग्स तक जो है प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड नहीं जाता। तो पल्मोनरी एरोटा का ब्लड क्या होता है, वो सिस्टमिक एरोटा में आकर जुड़ जाता है और इसके लिए एक छोटी डक्ट जो है दोनों को जोड़ रही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डक्टस बोटेलाई या डक्टस आर्टरोसस कहते हैं इसको बोलते हैं डक्टस बोटेली या डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको डक्टस बोटेली या डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ये वो डक्ट होती है जो पल्मोनरी एरोटा को सिस्टमिक एरोटा से जोड़ती है, ताकि कि ब्लड जो है, मैक्सिमम ब्लड जो है वो लंग्स तक ना पहुंचे, बल्कि यहां से यहां आ जाए, क्योंकि वहां पर लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद इलास्टिन फाइबर इस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं और क्या बन जाता है, ये लिगामेंटम बोटेली या लिगामेंटम आर्टरोसस बन जाता है। तो हमें लिगामेंट के समान दिखाई पड़ता है। वो डक्ट को बंद कर दिया, लेकिन डक्ट तो प्रेजेंट रहेगी वो, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, तो अभी वो लिगामेंटम बोटेली बन जाती है, लिगामेंटम आर्टरोसस बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुली रह जाती है डक्ट। अब मेडिकल प्रॉब्लम है तो इसे बोलते हैं पीडीए। पीडीए मतलब याद है ना, वो एक था पीएफओ, पैटेंट फोरामेन ओवल, याद है ना, पीएफओ, ये है पैटेंट डक्टस आर्टरोसस के। तो इसमें बेसिकली जो पल्मोनरी एरोटा और सिस्टमिक एरोटा के बीच में एक डक्ट होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है, वो बंद नहीं हो पाती है, तो इसे हम बोलते हैं पैटेंट डक्टस आर्टरोसस कहते हैं। ठीक है, ये भी साइनोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको भी ऑपरेट करके बंद करना पड़ता है। अब हार्ट के वॉल्व की बात करते हैं हम, है ना बेटा, है ना? जो देखो बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में क्या एक प्रकार सिलेबस के समान लिखा है, हम उसी को इलेबोरेट कर रहे हैं बेटा। कई बच्चों को लगता है सर व्हाई यू आर डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि बेटा मुझे अच्छे से मालूम है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। आपके क्या होता है कि एक हम जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन ढूंढे और थोड़ा भी गलती हुआ तो हमारा साल चला जाएगा। बेहतर है कि हम अपने आप को देखो, हम तो 100% एनसीईआरटी कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं एनसीईआरटी के, हम तो वो तो गलत होने नहीं वाला। हम थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, ताकि कि ऊंच नीच होने पर, कुछ भी उठापटक होने पर हम ही सिलेक्ट हो। हमको ये दिमाग में डालकर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, ये आपको मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं आपने जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद आपने एक बार फिर से जो है लेक्चर को आपने जो है वो सर्च नहीं किया आपने, मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं, इनके ऊपर ही तो चीजें समझ में आएंगी। यदि ये नहीं आएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? चलिए, The valves present in mammalian heart are the tendinous cords, के वो टेंडन के समान मजबूत कॉर्ड, धागे के समान, थ्रेड के समान टेंडन होते हैं। बेसिकली वो कॉर्ड के समान, धागे के समान दिखने वाले टेंडन से बने होते हैं। ठीक है, यूस्टेशियन वाल्व ये कहां था भाई? वेयर इट इज प्रेजेंट। ठीक है, याद है आपको कहां था ये? याद है आपको? वीना के बाद जब ओपन कर रहे, जब मैंने कहा था आपसे कि फीटस के अंदर जब वीना के बाद ओपन करती है तो फीटल अवस्था में ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में ना जाए, उसको बल्कि लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाता है। राइट ऑरिकल से लेफ्ट एट्रियम में उसको डाल दिया जाता है फोरामेन ओवल के थ्रू। तो वहां पे ब्लड को डायरेक्शन देने के लिए क्या होता है? यूस्टेशियन वाल्व होता है। ठीक है ना? ठीक, प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द इंफेरियर वीना केवा पोस्ट केवल इन द राइट ऑरिकल। ठीक है, ठीक, कहां देखने मिलता है हमको? ये बेसिकली हमको जो है फीटल कंडीशन, ये हमको फीटल कंडीशन में हमको देखने मिलता है। के तो ये क्या होता है? इट अलाउ द पॉसिबल ब्लड इन राइट ऑरिकल में ब्लड आने को जो है वो अलाउ करता है। ठीक है ना? क्लियर? द वेस्टिज ऑफ स्टेज वॉल्व इज प्रेजेंट ओवर द ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल वेंट। के
एडल्ट में इसके हमको वेस्टिजियल पार्ट देखने मिलते हैं, अदरवाइज यूस्टेशियन वाल्व इज फंक्शनल इन द फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में ये फंक्शनल होता है बेटा, और ये क्या करता है, ये ब्लड को डायरेक्ट करता है कहां से, फोरामेन ओवल से लेफ्ट ऑरिकल में जाने के लिए, ठीक है ना। हैवर्सियन वाल्व क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ओवर द ओपनिंग ऑफ द प्री कैवल वीन एंड अलाउ द पासेज ऑफ ब्लड टू द राइट ऑरिकल के। हैवर्सियन, अब इतना राइट जो है अपना हमने क्या, हैवर्सियन वाल्व कहां होता है, ये प्री कैवल वीन पे होता है बेटा, प्री कैवल वीन में हमको हैवर्सियन वाल्व देखने मिलता है, ठीक है ना। इतना मत दिमाग में रखिए आपके, ये भी राइट ऑरिकल में ब्लड जाने को अलाउ करता है। फिर थिबेशियन और कोरोनरी वाल्व, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो ये वाले तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो हमने जो है वो अब एक प्रकार से एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट इसको दिमाग में रखा हमने। अब थिबेशियन या कोरोनरी वाल्व क्या होता है बेटा, दे आर प्रेजेंट ओवर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस इन राइट ऑरिकल इन मेंबर्स के। थिबेशियन वाल्व कोरोनरी साइनस में होता है। अब ये कोरोनरी साइनस क्या चीज होती है, अभी मैंने बताया आपको बेटा कि हार्ट की वॉल्व से जो हार्ट की जो वॉल होती है उससे जो वीनस ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आता है, डीऑक्सिजन राइट ऑरिकल में आता है, जिस ओपनिंग से उसे हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। और इस ओपनिंग पर भी एक वॉल्व है, वो वॉल्व क्या है, वो है थिबेशियन वॉल्व कहलाता है या कोरोनरी वॉल्व। कहां होता है ये, कोरोनरी साइनस पर होता है, ठीक है। फिर राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये कहां होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसमें 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स और कस्प हमको देखने मिलते हैं। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहां होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसमें 2 फ्लैप या 2 कस्प देखने मिलते हैं, इसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा, पढ़ा हुआ ऑलरेडी भी हमने। फिर सेमी लूनर वॉल्व, ये कहां होता है बेटा, ये होते हैं पल्मोनरी आर्च के बेस में, सिस्टमिक एरोटा में। मैंने कहा था ना, एक पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, दूसरे होते हैं एरोटिक वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये भी 3 मेम्ब्रेनस पॉकेट शेप फ्लैप से बने होते हैं, इनको सेमिलर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, वेंट्रिकल से एक बार ब्लड बाहर पंप हो गया है तो उसका रिवर्स फ्लो ना हो, उसको ये रोकने का काम करते हैं सेमिलर वॉल्व। क्लियर, तो वॉल्व बेटा याद रखना है। अभी देखो छोटा सा टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वॉल्व पर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा। किस तरह देखो, वो अपने टेबल में क्या लिखा, टाइप, ये समरी है पूरा बेटा, ठीक है ना। टाइप एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, और दूसरा कॉलम में टाइप में लिखा हमने सेमिलर वॉल्व के। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है 2 तरह का होता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होता है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू द एट्रिया व्हेन वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट। जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो ये एट्रियम की ओर ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं। क्लियर। फिर सेमी लूनर वॉल्व क्या करता है बेटा, ये 2 तरह के होते हैं, एक एरोटिक वॉल्व होता है, वो भी ट्राइकस्पिड होता है, पल्मोनरी वॉल्व भी ट्राइकस्पिड होता है। एरोटिक वॉल्व कहां होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है। पल्मोनरी वॉल्व कहां होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है, और ये बैकफ्लो रोकते हैं वेंट्रिकल, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल की ओर जो है ब्लड के बैकफ्लो को ये रोकते हैं, ठीक है। समरी है पूरी वॉल्व की, दिमाग में रखना है हमको, ठीक है ना बेटा। क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, अभी हम जो है आगे बढ़ने के पहले आज हम यहीं पर बात खत्म करेंगे अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे कि हार्ट का इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है हार्ट में। अब देखो अभी हमने क्या किया, हमने हार्ट के वॉल्व को देखा, आज हमने हार्ट की वॉल को देखा, हमने उसके वॉल्व को देखा हमने, ठीक है, और हमने मेजर आर्टरीज के बारे में हमने आज बात किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि देखो, और नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम हार्ट के इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और जब वो समझ में आएगा ना, तभी हमको ईसीजी वाला हिस्सा भी समझ में आएगा हमको, ठीक है ना। और जब हम ईसीजी वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कम से कम आप इतना समझ पाएंगे आप ईसीजी देख के कि ये ईसीजी नॉर्मल है या नहीं है, और ये हमको आना चाहिए, तभी तो कोर्स के अंदर दे रखा है बेटा यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। थोड़ा सब्र से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो उसके बाद हम जो है वो, और साथ में देखिए आप कि लगातार आपको जो है एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं आपसे डीपीएस के अंदर, तो उनको बेटा सॉल्व करना मत भूलिए, जरूर सॉल्व किया कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test,
You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.